ऐसे ही मंगा एक्सप्लेनेशन हिंदी में बनने के लिए हमारी दबजिन मंगा चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। कहानी एक कार दुर्घटना से शुरू होती है जहां कोई एम्बुलेंस बुलाने के लिए चिल्लाता है। अचानक हमारा लड़का अचानक जाग जाता है, मानो किसी बुरे सपने से बाहर आ गया हो। तभी इंटरकॉम पर एक उद्घोषक की आवाज गाती है जो ट्रेन के टर्मिनल स्टेशन पर पहुंचने की घोषणा करती है। हमारा नायक अपने हाथ की ओर देखता है और सोचता है कि शायद उसकी मौत हो गई। तभी एक हाथ उसके कंधे को छूता है और एक महिला की आवाज उसे पुकारती है। लड़की पूछती है कि क्या वह उसका सामान उठाने में उसकी मदद कर सकता है। जब वह पलटता है तो उस औरत को देखकर दंग रह जाता है और उसे तुरंत पहचान लेता है। हमारा हीरो सोचता है कि वह इतनी छोटी कैसे हो गई और देखता है कि उसके कपड़े उसके नए साल के हैं। वह बस उस लड़की को गौर से देखता रहता है। ट्रेन की खिड़की में अपना अक्स देखकर उसे एहसास होता है कि सिर्फ वही जवान नहीं है। हमारा नायक अपने 19 साल के रूप को देखता है और पूरी तरह से अचंभित रह जाता है। फिर वह व्यंग्यात्मक लहजे में सवाल करने लगता है कि क्या किसी चमत्कार से उसका पुनर्जन्म हुआ है। आखिरकार उसकी बिखरी हुई यादें फिर से जुड़ने लगती हैं। उसके दिमाग में एक लड़की की याद कौंधती है जो उससे अपने घर चलने के लिए कह रही थी। उसे याद है कि उस लड़की ने कहा था कि अगर उसने उसके साथ कुछ करने की कोशिश भी की तो भी उसे कोई डर नहीं लगता। अचानक काले बालों वाली एक औरत आती है और जोर जोर से उसका नाम पुकारती है। वह तुरंत उस गुस्से से भरी लड़की को अपनी ओर आते हुए देख लेता है। औरत उसकी कमीज का कॉलर पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या यही वो लड़की है जिससे अब वह प्यार करता है। हमारा लड़का उसे दूर धकेलने के लिए उसका हाथ झटक देता है। दूसरी औरत कहती है कि उसका एक्स अब उन्हें थोड़ा जवान पसंद करता है और दूसरी औरत को आंटी कहते हुए उसके साथ रगड़ खाती है। काले बालों वाली औरत गुस्से से लाल हो जाती है और पूछती है कि वह किसे आंटी कह रही है। वह दूसरी लड़की पर झपट पड़ती है। युवती खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हाथापाई में उसका टॉप नीचे गिर जाता है। युवती नायक की पूर्व पत्नी को धक्का दे देती है। वह अपना संतुलन खो देती है और सड़क पर गिरकर सीधे कुख्यात ट्रक CUN के रास्ते में आ जाती है। हमारा नायक उसे सावधान रहने के लिए चिल्लाता है। वह उसका हाथ पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कोई और चारा न होने पर वह अपनी पूर्व पत्नी को गले लगा लेता है, ये सोचकर कि वह अपनी जिंदगी का कर्जदार है और बस यूं ही उनकी मौत हो गई। हकीकत में मुंह बनाए जंग यौन पूछती है कि क्या उसने उसे घूरना बंद कर दिया है। हमारा लड़का झट से अपनी बात से हट जाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि वह बस सोच में डूबा हुआ था। उद्घोषक बार बार कहता है कि ट्रेन अब स्टेशन पर आ रही है, लेकिन जंग यौन चौंक जाती है और अपना संतुलन खो देती है और वह हमारे लड़के के ऊपर गिर जाती है और उसके बड़े बड़े गुब्बारे दिखाई देने लगते हैं। हमारी नायिका इस अप्रत्याशित स्थिति से थोड़ी घबरा जाती है। बड़े बड़े गुब्बारे उछलते हुए एक मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वह पूरी तरह से शर्मिंदा होकर तुरंत अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। उस अजीब पल के बाद हमारा लड़का शांत रहता है और कहता है कि वह उसका सामान उठाने में उसकी मदद करेगा। वे दोनों साथ साथ चलते हैं और वह बहुत शर्मिंदा दिख रही है। जंग यौन उसे चेतावनी देती है कि जो हुआ उसके बारे में किसी को ना बताए, वरना उसकी जान बच जाएगी। हमारा नायक मन ही मन सोचता है कि वह अब भी उतनी ही लापरवाह और ऊर्जावान है जितनी उसे याद है, और इसी के साथ वह जिनलिंग विश्वविद्यालय पहुंचता है। उसे याद आता है कि 18 साल की उम्र में उसकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। लेकिन अब जब उसका पुनर्जन्म हो चुका है तो वह अपनी महिमा को फिर से स्थापित करने के लिए महान और शक्तिशाली बनने की कसम खाता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वह पंजीकरण कराने आया है। वह लड़की को देखता है और पहचानता है कि वह चेन वान है। हमारे नायक को अपने से बड़ी क्लास की छात्रा चेन वान याद आती है और वह कितनी खूबसूरत थी। दूसरी तरफ नायक की पत्नी भी अचानक जाग जाती है। वह इधर उधर देखती है और सोचती है कि क्या यह उसका पुराना बेडरूम है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। फिर वह दौड़कर आईने के पास जाती है और अपना ही प्रतिबिंब देखकर चौंक जाती है। लड़की को एहसास होता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और वह पूरी तरह से स्तब्ध रह जाती है। मुस्कुराते हुए उच्च वर्ग की छात्रा खुद को चेन वान बताती है और जो युआन की मदद करने की पेशकश करती है। हमारे नायक का ध्यान चेन वान पर एक खास जासूस की ओर जाता है। फिर उसे याद आता है कि यही वह जासूस थी जिसने उसे पिछले जन्म में उसके झांसे में फंसाया था। हमारा लड़का उसके हाथ से पर्चा लेते हुए उसे अग्रणी कहता है। जो युआन कहती है कि इस तरह की बिक्री की बातें थोड़ी पुरानी हो गई हैं, जिससे वह हैरान रह जाती है। चेन वान नए छात्र की इस गुस्ताखी से हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसने अभी क्या कहा। हमारी नायिका उसके लिए फ्लायर्स का प्रचार करने की पेशकश करती है और वह कमीशन अपने पास रख सकती है। लड़की हैरान रह जाती है और पूछती है कि क्या वह सचमुच ऐसा कर रहा है। यह सोचकर कि वह इस लड़के का इस्तेमाल दूसरे नए छात्र तक उत्पाद पहुंचाने के लिए कर सकती है, इसलिए वह फ्लायर्स हमारे नायिका को सौंप देती है और उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए कहती है। चेन वान कहती है कि वह बाद में उसके नतीजे देखेगी और अलविदा कहती है। हमारा नायक सोचता है कि उसके पिछले जन्म में वह बहुत अच्छी थी और उसे उसके छात्रावास तक छोड़ने भी आई थी।
जल्द ही वह अपने छात्रावास भवन में पहुंचता है और किसी को स्कूल के बारे में शिकायत करते हुए सुनता है। ये कहते हुए हमारा लड़का धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर उसे लाल बालों वाला एक लड़का जिंदगी से शिकायत करता हुआ दिखाई देता है। वह लड़का तेजी से नायक के पास जाता है। वह अपना परिचय चांग हाओ के रूप में देता है और कहता है कि वह जो युआन के आने का इंतजार कर रहा था ताकि छात्रावास पूरा हो जाए। वे अपना परिचय देते हैं। चांग हाओ यह जानकर हैरान रह जाता है कि वे दोनों एक ही शहर से हैं। उसका नया रूममेट कहता है कि उसने कुछ लड़कियों के साथ ताश खेलने की योजना बनाई है और उसे झेंग यानयान की एक तस्वीर दिखाता है। चांग हाओ जो युआन को साथ चलने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन हमारा हीरो उसे मना कर देता है। फिर एक और रूममेट बीच में बोलता है और कहता है कि वह उसके साथ इस झेंग यानयान से मिलने जाएगा। वह लड़का हमारे लड़के से कहता है कि जब वह लड़कियों के साथ घूम रहा हो तो ईर्ष्या मत करना। ये सुनकर हमारे नायक को लगता है कि अभी उसके पास ताश खेलने का समय नहीं है। हमारा नायक अपना चश्मा लगाता है और कहता है कि अभी सबसे जरूरी चीज पैसा कमाना है। फिर हमारा लड़का दो खोई हुई लड़कियों को ढूंढता है और उनकी मदद करता है। वे उन खूबसूरत उच्च वर्गीय लड़कों पर मोहित हो जाती हैं और उसकी मदद स्वीकार कर लेती हैं। हमारा लड़का पूछता है कि वे किस छात्रावास में हैं ताकि वह उनके बैग उठाने में मदद कर सके। वह इस मौके का फायदा उठाकर कैंपस डेटा प्लान की पेशकश करता है। लड़कियां इस ऑफर में दिलचस्पी लेती हैं और उनमें से एक अपने सीनियर छात्र का संपर्क विवरण मांगती है। दूसरी पूछती है कि जब नंबर तो फ्लायर पर लिखा है तो उसे उसका संपर्क क्यों चाहिए। उसकी सहेली जवाब देती है कि इतने प्यारे से सीनियर क्लास के लड़के का नंबर भविष्य के लिए रखना अच्छा है। ये कहते हुए हमारा लड़का उन्हें अपना नंबर देने के लिए राजी हो जाता है और वे एक दूसरे को नंबर देते हैं। जब वे बात कर रहे होते हैं तो दो औरतें उनके पास आती हैं। छोटी बच्ची पूछती है कि क्या वे भी छात्रावास से 9 जा रहे हैं। हमारा नायक उस लड़की को शेन यू के रूप में पहचानता है। वह उसे वहां ले जाने की पुष्टि करता है और शेन यू की मां उसे धन्यवाद देती है। फिर उसकी मां कहती है कि कैंपस कार्ड काम का है और जो युआन से कहती है कि वह उसका कॉन्टैक्ट नंबर जोड़ दे। वह महिला हमारे लड़के का कॉन्टैक्ट नंबर जोड़ने पर जोर देती है ताकि वह स्कूल में उसकी बेटी का ध्यान रख सके। हमारा मुख्य किरदार कमरा नंबर 503 तक उनका बैग ले जाने की पेशकश करता है। शेन्यू उत्सुक हो जाती है और पूछती है कि बड़े बच्चों को उसका कमरा नंबर कैसे पता चला। हमारा नायक यह कहकर टाल देता है कि उसने उनकी बातें सुन ली और सोचता है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी की आदत के चलते बहुत ज्यादा बोल दिया। फिर उसे एहसास होता है कि उसे जल्दी पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। इस बीच कहीं और लड़कियां सोच रही थीं कि वह दयालु उच्च वर्गीय लड़का कौन था। कुछ देर बाद एक छात्रा हमारे लड़के के पास आकर पूछती है कि पर्चे पर नंबर क्यों कटा हुआ है। हमारा नायक बताता है कि यह मुद्रण की गलती थी और उसके बगल में सही नंबर लिखा हुआ है। लड़की उसे धन्यवाद देती है, कहती है कि वह बाद में उसे संपर्क करेगी और चली जाती है। कुछ ही देर बाद एक लड़का उत्साह से दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि सारे पर्चे बांट दिए गए हैं। हमारा लड़का मुस्कुराता है, सोचता है कि स्कूल के ग्रुप चैट में पोस्ट करना सही था। इससे पहले उसने ग्रुप में एक मैसेज भेजा था जिसमें कैंपस डेटा प्लान की पेशकश की गई थी। फिर हमारा नायक इच्छुक लोगों के संदेशों का जवाब देना शुरू करता है। वह अपने एक सहपाठी को समझाता है कि इसकी कीमत 130 है और इसे 150 में दोबारा बेचने पर आपको प्रति ऑर्डर $20 का कमीशन मिलेगा और आप अपने रेफरल की बिक्री से भी कमाई कर सकते हैं। हमारा हीरो अपने सहपाठी लियू शो की कुशलता की तारीफ करता है, जबकि लड़का उसके संपर्कों की तारीफ करता है। तभी एक लड़की आती है और पूछती है कि क्या वह भी कमीशन कमा सकती है। शो भविष्य की सबसे खूबसूरत राजनयिक ली शिकिंग को देखकर चौंक जाता है। लड़की फिर पूछती है कि क्या कमीशन वाकई 20 प्रति व्यक्ति है। हमारा लड़का इसकी पुष्टि करता है और उसे एक बेहतर प्रस्ताव देता है। अगर वह आज 30 लोगों को लाती है तो वह उसे 30 प्रति व्यक्ति कमीशन पर जनरल कैंपस एजेंट बना देगा। प्रस्ताव सुनते ही ली शिकिंग की आंखें डॉलर के चिन्हों से चमक उठती हैं। उत्साहित होकर ली शिकिंग ने यह कहते हुए सौदा पक्का कर लिया कि वह बाद में सूची भेज देगी। फिर उसे लगा कि यह एक बड़ा अवसर है और उसका विश्वविद्यालय जीवन दिलचस्प होता जा रहा है। हमारे नायक को इतनी जल्दी सौदा तय करते देखकर वह पूरी तरह हैरान है। लड़कियों के छात्रावास में नायक की पूर्व पत्नी उसे फोन करती है, लेकिन नंबर अभी मौजूद नहीं है। अचानक उसकी दोस्त झेंग यानयान उसे कॉफी शॉप में कार्ड खेलने के लिए बुलाती है। पत्नी तुरंत निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। झेंग यानयान हैरान है और सोचती है कि क्या वह हमेशा से इतनी सहज रही है, क्योंकि पहले वह ज्यादा अलग थलग सी दिखती थी। नायक की पत्नी जवाब देती है कि वह बस अपने कमरे में बोर हो रही थी और बाहर जाने से पहले वह बस अपना मेकअप ठीक कर लेगी। उसकी सहेली उसे खुश देखकर पूछती है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड भी वहां आएगा। वह घबरा जाती है और जवाब देती है कि अभी वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। वह मन ही मन सोचती है कि वह उसका होने वाला पति है। थोड़ी देर बाद दोनों कॉफी शॉप में बैठे इंतजार कर रहे थे। तभी हमारे लड़के के रूममेट आ गए और झेंग यानयान के बारे में पूछा। उत्साहित होकर वह पीछे मुड़ी और सोचा कि यही तो मुख्य पात्र है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो नहीं है तो उसका चेहरा उतर जाता है। वह निराश होकर पूछती है कि ये वो लोग क्यों हैं और झो युआन कहाँ हैं। छेंग हाओ
जवाब देता है कि हमारे नायक को कुछ काम था इसलिए वह नहीं आ सका। वह हैरान है और सोच रही है कि यह कैसे संभव है। शायद यह उसके पुनर्जन्म का तितली प्रभाव है। यानयान उसे चिढ़ाता है, कहता है कि उसे छोड़ दिया गया, लेकिन तुरंत अपनी गलती सुधारते हुए कहता है कि शायद वह बस व्यस्त है। पूर्व पत्नी सोचती है कि उसने एक गलत नंबर पर कैसे कॉल किया, लेकिन उसे लगता है कि इस जीवन में शायद कुछ बदल गया होगा। उनमें से एक लड़का मामला सुलझाने की कोशिश करता है और उसे ताश खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन वह ज्यादा उत्साहित नहीं दिखती। दूसरी तरफ हमारा नायक एक दुकान पर पहुंचता है। एक मिलनसार कर्मचारी उसका स्वागत करती है और पूछती है कि वह कैसे मदद कर सकती है। हमारा हीरो स्टोर मैनेजर से पूछता है, क्योंकि उनका एक डील पर बात करने का अपॉइंटमेंट था। फिर वह महिला उसे मैनेजर के ऑफिस ले जाती है। वह हमारे लड़के की इतनी छोटी उम्र के बावजूद उसकी दमदार उपस्थिति से प्रभावित होती है। वह एक दरवाजे पर पहुंचता है जिस पर एक ऑफिस का साइन बोर्ड लगा है। मैनेजर पूछता है कि क्या यही वो नौजवान है जो उनका एजेंट बनना चाहता है, और कहता है कि उसमें बहुत हिम्मत है। हमारा नायक उसे 240 7 इच्छुक नए छात्रों की सूची दिखाता है और कहता है कि यह तो बस शुरुआत है। महिला कुछ ही दिनों में हुई बिक्री से बहुत प्रभावित है। हमारा लड़का कहता है कि एक 150 वाले प्लान में उसे ज्यादा से ज्यादा $70 की छूट मिल सकती है, लेकिन वह $80 चाहता है। मैनेजर छूट के लिए राजी हो जाता है और उसके साहस की तारीफ करता है। फिर हमारा नायक पूरे जिले के एजेंसी अधिकार मांगता है, 60% कमीशन और 30% अग्रिम राशि के साथ। वह उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या वह पूरा केक हड़पना चाहता है और उसकी मूल लागत क्या है। हमारा नायक कहता है कि उसका परिवार इस व्यवसाय में है, इसलिए वह उससे कुछ नहीं छिपा सकती, और गारंटी देती है कि वह बाजार का 40% हिस्सा हासिल कर लेगा। युवक की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होकर महिला सौदा पक्का करती है और कहती है कि सामान तय समय और जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। फिर वह पूछता है कि क्या वे अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, और वह तुरंत मान जाती है और उसे बॉस लियो कहती है। मैनेजर सोच में पड़ जाता है, यह देखकर कि हमारे नायक का दिमाग एक 18 साल के युवक से कहीं ज्यादा गहरा है और उसका संयम दुर्लभ है। कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करते हुए हमारा लड़का उससे एक और बात पूछता है। फिर उसे याद आता है कि उसकी दुकान में कॉन्ट्रैक्ट पर एप्पल के फोन भी मिलते हैं। कॉफी शॉप में नायक की पूर्व पत्नी ताश खेल रही है। नायक का एक दोस्त शिकायत करता है कि उसने अकेले 9 का खेल खेला, जिससे उसकी प्रतिद्वंद्वी को जीत मिल गई। दूसरा दोस्त माहौल को शांत करने की कोशिश करता है और अपने दोस्त से कहता है कि वह उसे खेलना सिखाए। वह लड़का मना कर देता है और कहता है कि जाहिर है कि वह और हमारा नायक एक कपल हैं और उसे सिखाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। पूर्व पत्नी माफी मांगती है और कहती है कि वह खेल में अच्छी नहीं है और शौचालय की ओर चली जाती है। फिर वह समूह से अलग हो जाती है। उसे आश्चर्य होता है कि जो युवान क्यों नहीं आया और सब कुछ उसकी पिछली जिंदगी से इतना अलग क्यों है। वह फिर से उसे फोन करने की कोशिश करती है, उम्मीद करती है कि इस बार कॉल लग जाएगी। शहर के दूसरी तरफ हमारा नायक एक नया फोन लेकर दुकान से निकलता है और सोचता है कि वह कितना भाग्यशाली है कि उसका नंबर उसके पिछले जन्म वाला ही है। अचानक उसका फोन बजता है और वह सोचता है कि कौन फोन कर रहा है, क्योंकि उसने अभी तक अपना नंबर किसी को नहीं दिया है। हमारा हीरो जवाब देता है और पूछता है कि वह कौन है, और उसे नंबर अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है। सन्नाटे से परेशान होकर वह चेतावनी देता है कि अगर उसने कुछ नहीं बताया तो वह फोन काट देगा। दूसरी तरफ सुकिंग की आवाज जोर से आती है कि उसे उपन्यास लिखने हैं, क्योंकि वे बहुत हिट होने वाले हैं, लेकिन हमारा लड़का उसके मुंह पर ही फोन काट देता है। सुकिंग हैरान है कि उसने फोन काट दिया। वह सोचती है कि उसने इस तरह फोन क्यों काट दिया। तभी लड़की को याद आता है कि इस समय जो युवान सिर्फ 19 साल का है और उसे अभी तक जानता भी नहीं है। शर्मिंदा होकर उसे लगता है कि विकास योजना एक अच्छा विचार है। हमारा नायक घबरा जाता है, यह एहसास करते हुए कि उसका पुनर्जन्म एक खरीदो एक मुफ्त पांव वाला सौदा था। वह तय करता है कि वह किसी भी तरह सुकिंग को यह नहीं बता सकता कि उसका भी